अत्री साहब, मैं आपके पास आता हूँ। आप मुझे बताइए कि चंद्रशेखर राव बहुत तेजी से चले। उन्होंने दिल्ली में चाणक्यपुरी में एक दफ्तर भी लिया और कुछ लोगों को दिल्ली से बुलाया भी, कुछ पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को, और टीआरएस से उन्होंने बीआरएस बना दिया। और उसके बाद अचानक से विड्रॉ कर लिया नेशनल पॉलिटिक्स से। कांग्रेस से इनविटेशन भी नहीं मिला उनको, इंडिया वाले उसमें। तो अभी बीआरएस का जो मुकाबला है वो सिर्फ कांग्रेस से नहीं होने जा रहा है, उनका मुकाबला इंडिया से होने जा रहा है। तो इस चक्रव्यूह में केसीआर खुद फंसे या वहां परिस्थितियों ने उनको फंसाया? देखिए त्यागी जी, जो तेलंगाना की राजनीति है ना, वो चार कोणीय राजनीति है। पहले ये तीन कोणीय थी, लेकिन जब से बीजेपी को दो बाई इलेक्शंस के अंदर जीत मिली और कुछ कॉर्पोरेशंस के अंदर जीत मिली, तो उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा चैलेंजर घोषित करना शुरू कर दिया वहां पे। और उन्होंने एक स्टेज तक ये भी कोशिश की कि इस बार हम ही मुख्य चुनौती देंगे बीआरएस को। लेकिन जो ओवरऑल हालात को अगर आप देखेंगे, मैं इसको बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ टीआरएस को और तेलंगाना को। जो पिछले 6 महीने पहले की अगर आप बात करेंगे, जैसे बाकी तीन साथियों ने कहा, बड़ा क्लियर था कि 90 से ऊपर सीटें लेके आएंगे चंद्रशेखर राव, आज से 6 महीने पहले। उसके बाद जब कर्नाटक का रिजल्ट आ गया, उसके बाद स्थिति ये हुई कि बहुमत में ही आ पाएंगे कि केसीआर बहुत ज्यादा, वो जो 100 सीट्स और 90 सीट्स प्लस, वो स्थिति नहीं रही। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन लास्ट 2-3 मंथ्स अब हालत ये है कि शायद बहुमत में नहीं आ पाएंगे और कॉलिशन गवर्नमेंट बनेगी। और जैसा बाकी तीनों साथियों ने कहा, दे राइटली पॉइंटेड आउट, देखिए तेलंगाना की राजनीति को समझने के लिए थोड़ा सा बिटवीन द लाइंस देखना पड़ेगा। जैसे कि वहां पे मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है, 10 से 15%, 15 से 20% तक भी मुस्लिम आबादी। वो जो एआईएम, जो ओवैसी साहब की पार्टी है, वो हमेशा से पिछले 2 चुनावों से हैंड इन ग्लव रहती है हमेशा केसीआर के साथ, तमाम कारणों के चलते। कहने को वो अलग है, लेकिन उनका जो कुश्ती है वो नूरा कुश्ती। और जब भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में इतनी बुरी हार मिली, तो दे केम टू द टर्म्स। उनको लगा कि यार कहीं सफाई ना हो जाए यहाँ पर, जो थोड़ी मोटी जो आस जगी थी साउथ में, कर्नाटक का तो एंट्री थी वो बंद हो गई। तो बीजेपी को लगा कि यहाँ पर कुछ न कुछ किया जाए, वरना हमारा बहुत जल्दी स्लाइड हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि कविता वाला जो केस, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, उसके जरिए चंद्रशेखर राव को टाइट करना शुरू किया। और जैसे ही उन्होंने टाइट करना शुरू किया, चंद्रशेखर राव बहुत समझदार पॉलिटिशियन है, बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, घाघ है, वो ही इमीडिएटली कम टू टर्म्स। और उन्होंने क्या किया कि अपने अपने दायरे के अंदर खेलना शुरू किया। अगर आपको ध्यान हो, महाराष्ट्र का जो कर्नाटक का चुनाव था, तो कर्नाटक के अंदर एक पूरा रीजन है, कर्नाटका जो तेलंगाना रीजन, जिसको कल्याण ये रीजन तो भी कहते हैं। ये तो वहां 600 कारों का काफिला लेके गए थे कर्नाटक के चुनाव में, और वहां से वापस आ गए। गए हाँ, गए लेकिन शांत रहे। हाँ, उनको समझ में आ गई कि अगर यहां गड़बड़ हो गई, जो कल्याण रीजन जो आप बोलते हो कर्नाटक के अंदर, वो तेलंगाना सटा हुआ एरिया पूरा। इनको लगा कि अगर चुनाव मनमाफिक नहीं आया तो असेंबली में फलूदा हो जाएगा। तो बहुत समझदारी का काम किया इन्होंने। इन्होंने पूरा माहौल देखा, 600 गाड़ियों का काफिला ले गई थी, लेकिन जैसे ही जब वहां से वापस आए और उसके बाद जो स्थितियां देखी, उन्होंने चुनाव लड़ने से परहेज किया। अब बात भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने 2 बाई इलेक्शन जीते, नगर निगम में जीते, और उसके बाद बहुत तेजी से उनका राइज हो रहा था। लेकिन जैसे ही कर्नाटक गया, वो एकदम स्लाइड कर गई वापस जहां पे शुरू हुए थे। क्योंकि कर्नाटक, तेलंगाना में एक चीज और देखनी पड़ेगी आपको। तेलंगाना में जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं, वो अपने इंडिजिनस कम है, इंपोर्टेड आइटम ज्यादा है। चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बीआरएस के हों, चाहे इधर उधर के और लोग। ये उनकी प्रॉब्लम थी और उसी के कारण उनकी कार्डर बिल्डिंग नहीं हो पाई। अब एआईएमएम की जैसे हमने बात की, अब सवाल आता है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी पिछली बार 18 विधायक जीत के आए थे। इस बार जो सूरत हाल है, कांग्रेस को आप किसी से ही बात कीजिएगा, जैसे तीनों साथियों ने भी कहा, कांग्रेस वहां पर रिसर्जेंट है। सीट कितनी आएंगी आई कैन नॉट से, बट कांग्रेस पार्टी रिसर्जेंट है। दे आर गोइंग अप एवरी डे फॉर द वेरी सिंपल रीजन, बिकॉज दे पीपल दे ऑल ऑलवेज रीड बिटवीन द लाइन्स, आवर वोटर इज वेरी वाइज, यू नो। उनको ये समझ में आ चुका है कि तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बीजेपी के दबाव में है, कविता के कारण। ठीक। और जब से दबाव में आए हैं, तो कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी ने भी परिवारवाद और भ्रष्टाचार का जो आलाप था वो कम कर दिया है तेलंगाना में। दे आर नॉट ऑल आउट ऑफ एनसी। और उसके बाद अब जो स्थिति होगी, अब दिक्कत कांग्रेस की क्या है, कांग्रेस पार्टी के पास भी कोई पूरा पैन स्टेट तेलंगाना में कोई क्रेडिबल फेस नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जो एक आदमी जिसके सहारे आप चुनाव लड़ सके,
तो उनको छोटे छोटे लीडर इधर उधर से, जैसे बीआरएस के 2 नेता पकड़े हैं अभी, पूर्व मंत्री और उस टाइप के। और एक इंटरेस्टिंग बात जो आप बात कह रहे थे कि जो बीआरएस ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए, वो उनके लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी होने जा रहा है। कारण समझिए क्या है, 119 सीटों में से उन्होंने 114 कैंडिडेट घोषित कर दिए। खुद मुख्यमंत्री ने 4 महीने पहले ये कहा था कि 30 विधायकों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, खुद मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने, और टिकट काटी केवल 9 की। इसका मतलब क्या हुआ कि मुख्यमंत्री भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सीरियस नहीं है। उनके ऊपर जो आरोप है, परिवार के ऊपर आरोप, वो तो एक अलग पक्ष, लेकिन जब सीएम ये कह रहे हैं कि 30 विधायकों, मेरी पार्टी के विधायकों पर भ्रष्टाचार का आरोप है और केवल 9 की टिकट काट रहे हैं, और उसके बाद उनका डायलेमा देखिए। उन्होंने जब ये 114 सीटें डिक्लेयर की, तो आप उसको पढ़िएगा ध्यान से, उन्होंने कहा कि ये फाइनल टिकट नहीं है, मैं हर 15 दिन में सर्वे कराऊंगा और बी फार्म किसको मिलेगा वो तब तय करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि चंद्रशेखर राव इज नाइदर कॉन्फिडेंट ऑफ हिमसेल्फ, नॉर ऑफ हिज कैंडिडेट्स, नॉर ऑफ हिज पार्टी और हिज पॉपुलरिटी। दैट इज कांग्रेस जो वहां पता चल रहा है अतरी साहब कि कांग्रेस वेट कर रही है पोचिंग के लिए कि जो डिसेंडेंट्स है और जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट है वो कब छोड़ करके आता है, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं और लगता भी नहीं है कि चुनाव की घोषणा से पहले कोई डिसग्रंटल्ड आदमी छोड़ के आएगा। ये सारा कार्यक्रम शुरू हो चुका है, इसको स्ट्रीम अप होने में समय लगेगा। अतरी साहब, on 6 September राहुल गांधी जी इज गोइंग टू तेलंगाना एंड अभी सबकी बातचीत से लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो 24-25% वोट है वो बढ़ रहा है धीरे से। अब वो सीट्स में कन्वर्ट होगा नहीं होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन सब मेहमानों की बात से ये लग रहा है कि बीआरएस, भारतीय राष्ट्रीय समिति जो बनाई है, राष्ट्र समिति जो बनाई है केसीआर ने, उसका और बीजेपी का टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। ये टैसिट अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस को कितना नुकसान करेगी और केसीआर को कितना फायदा है? देखिए त्यागी जी, जो सबसे रोचक स्थिति जो है, जो पिछली बार मेरी बात रह गई थी, सबसे रोचक स्थिति तेलंगाना में क्या है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है केसीआर की, वो ये चाहती है कि मेरे तीनों विरोधी मजबूत रहे। आपने कभी नहीं सुना होगा ये बहुत ही रोचक चीज है कि केसीआर ये चाहते हैं कि मेरे तीनों ही विरोधी मजबूत रहे। फॉर एग्जाम्पल, कांग्रेस तो मजबूत हो चुकी है, कांग्रेस रिसर्जेंट है लगातार वहां पर कर्नाटका के बाद, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, सारे पैनलिस्ट ने ये बात मानी भी। बाय द डे दे आर ग्रोइंग फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि आम आदमी ने वहां ये समझ लिया है कि कविता को गिरफ्तार ना करना सीधा सीधा मतलब है कि साठगांठ है भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस की। कारण सबको स्पष्ट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत लंबे चौड़े स्टेक्स नहीं है तेलंगाना में, ये सबको पता है, लेकिन 2 बाई इलेक्शन है, मिनरल्स है, फूड मटेरियल्स है, टोबैको है। राजनीतिक स्टेक्स की मैं राजनीतिक स्टेक्स और स्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ त्यागी जी। उनकी जो हैसियत है वहां पर वो कुछ थी ही नहीं, पहले भी एक ही सीट जीते थे, लेकिन उसमें हुआ क्या कि 2 बाई इलेक्शन जीत लिए उन्होंने और 2 नगर निगमों ने अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद उनको लगा कि यस वी कैन कम रियली द स्ट्राइकिंग डिस्टेंस। लेकिन जब कर्नाटक का रिजल्ट आया और उसके बाद जो वर्टिकल फॉल हुआ है भारतीय जनता पार्टी का विदाउट एनी रीजन, वो साधारण बात है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह के जुगलबंदी को एक बात का पता है कि उनके लिए जो सीटें 5-7 कम आ जाए या ज्यादा आ जाए, क्योंकि सरकार तो बढ़ने जा नहीं रही है तेलंगाना में, वो इनको नाराज कभी किसी सूरत में नहीं करेंगे चंद्रशेखर राव में, क्योंकि ये उनको क्राइसिस के समय में काम आएंगे। जहां तक लोकसभा की बात है, तमाम बिल पास कराने होते हैं और सारी चीजें, एक पक्ष वो है। दूसरा, जो केसीआर जो है वो तो घाघ राजनेता है और उनकी आईएमएम से भी उतनी ही क्लैरिटी की अंडरस्टैंडिंग है। अब कर्नाटक के चुनाव के बाद क्या हुआ है त्यागी जी, वो बहुत समझने की बात है, बारीक चीज है वो, कि अब ये मैसेज पूरे देश के मुसलमानों को जा रहा है कि अगर मोदी का कोई इलाज है तो वो केवल कांग्रेस है। ऐसे में जो मुसलमानों का जो वोट है, जो अभी तक स्प्लिट होता था, वो ओवैसी भी समझ रहे हैं, केसीआर भी समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है, कांग्रेस भी समझ रही है कि वो कहीं ना कहीं, कितना होगा वो बाद की बात है, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ आएगा, एक क्रेडिबल उसके लिए चैलेंज के लिए बीजेपी को। अब इस सूरत हाल में देखिए, बीजेपी हैज नथिंग टू लूज नथिंग टू गेन, लेकिन अगर केसीआर वहां पर कायम रहते हैं तो उनको दिल्ली में लाभ है। कांग्रेस पार्टी को क्या है कि उनके पास जो स्टेक्स हैं यहां पर वो हाई इसलिए हो गए कि पहले दिक्कत क्या थी कि उनके पास ना तो बहुत लंबा चौड़ा काडर था, ना केसीआर के खिलाफ कोई माहौल था। अब वो सारी चीजें धीरे धीरे बिल्डअप हो रही है एंड कांग्रेस इज गेनिंग बाय द डे। वो वहां तक पहुंचेंगे या नहीं,
69 के आंकड़े तक वो एक अलग पक्ष है, 61 तक। लेकिन असली चीज जो है त्यागी जी वो समझने की ये है कि मुस्लिम बीजेपी को, मुस्लिम एआईएमएम को छोड़े कितना कांग्रेस की तरफ आता है, कांग्रेस कितने मुस्लिम को प्रभावित कर पाती है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और है, बीआरएस पूरे तेलंगाना के अंदर है, इसीलिए वो चाहती है कि उसका जितना मजबूत विरोध तीनों ये मिलकर करें उसको लाभ हो, क्योंकि उनकी वोट बटेंगी और बीआरएस का जो वोट बैंक है वो क्लियर है। खासतौर पे जो 58 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो बीआरएस के दीवाने हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी के सामने चुनौती क्या है कि वो जो यंगस्टर्स हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, जो तमाम कैरियर अपॉर्चुनिटी जिनकी खत्म हो गई है, राहुल गांधी उनके ऊपर डोरी डालेंगे। तो वहां पर जो पूरे के पूरे हालात है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं खड़ी है, उनको केवल दिल्ली दिख रही है। और हाल के दिनों में जो उन्होंने सेटिंग की है, जो कविता को ना गिरफ्तार करके, उसका मैसेज इनके लिए खराब है, केसीआर के लिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक गेट था साउथ में, वो था कर्नाटका, वो इफेक्टिवली बंद हो गया है फॉर द टाइम बिंग, और उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, पहली बात। दूसरी बात, उनके पास, जैसा एक साथी ने कहा कि संसाधनों की भी दिक्कत अब कुछ कम होगी कांग्रेस पार्टी के पास, उतनी तो नहीं होगी बीजेपी जितनी, लेकिन चूंकि बीजेपी का 3 स्टेट में बड़े स्टेक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बड़े स्टेक है, उतना जोर वो शायद ही तेलंगाना में लगाए, क्योंकि उनकी टेस्ट, जैसा आपने कहा, अंडरस्टैंडिंग हो गई है चंद्रशेखर राव से। तो तेलंगाना का चुनाव तो जो देखा जाना है बिटवीन दी लाइन, वो ये देखा जाना है कि कौन, देखिए। और हाँ, एआईएमएम की एक और बात मैं कहने भूल गया, जो असलियत बात है ना, एआईएमएम का पूरी दुकान जो है मुस्लिम वोट्स के ऊपर है, और वो अभी तक उनका ये भी है कि वो चंद्रशेखर राव से मिलकर भी चलते हैं एक स्टेज तक। अब अगर एक ये मैसेज चला गया कि इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, तो ओवैसी को भी एक ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि वो कहां खड़े हुए हैं। और ऐसी सूरत हाल में कांग्रेस के लिए वो भी विन विन सिचुएशन बनती है। उसको कितना वो कैश कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे देखने की बात है, लेकिन इकलौता ऐसा राज्य है पूरे देश में जहां का सिटिंग मुख्यमंत्री ये चाहता है कि उसके तीनों विरोधी मजबूत रहे ताकि उसका काम चल जाए। ये कहीं और नहीं होता है। जितने वो आपस में लड़ेंगे तीनों, उतने उनको फायदा है, वोट बटेंगी, और उनका कैडर पैन तेलंगाना है। ये सिचुएशन वहां की ग्रास रूट की है। एक बात पक्की है, तीनों पार्टियां नीचे आ रही हैं कर्नाटक के चुनाव के बाद, चाहे वो बीआरएस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो एआईएमएम हो। और कोई एक पार्टी रिसर्जेंट हुई है तो वो कांग्रेस है। वो कितनी होगी, वो चुनाव तक मोमेंटम रख पाएगी नहीं रख पाएगी, चुनाव कैसे लड़ेगी, अपने इंटरनल कंट्राडिक्शंस को कैसे दूर करेगी, गुटबाजी को कैसे कम करेगी, वो सारे फैक्टर्स त्यागी देखे जाने हैं। लेकिन एक चीज निश्चित है कि वहां पर कांग्रेस को इस चुनाव में बड़ा लाभ मिलेगा।